हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 32। अब नेक्स्ट। ध्रुति काव्यांश को ऐसे देख घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे काव्यांश का गुस्सा शांत करे। उसने कुछ सोचा और अपने हाथ में पकड़ी साड़ी को नीचे फर्श पर गिरा दिया। फिर काव्यांश के एकदम नजदीक जाकर उसके कमर पर अपना एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से उसने काव्यांश के खुले सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए बड़े कामुक तरीके से बोली, हुकुम सा। ध्रुति की इस हरकत पर काव्यांश की आंखें बंद हो गई। ये देख ध्रुति ने काव्यांश के कमर को सहलाया और उसे पलटकर अलमारी से सटा दिया। फिर अपने उस उंगली उसके सीने से होते हुए उसके पेट के थोड़ा नीचे तक ले गई। फिर झुक कर अपनी साड़ी उठाकर बाथरूम में भाग गई। काव्यांश को जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। ध्रुति उसे बाथरूम में डोर से थोड़ा मुंह निकाल कर देख रही थी। ध्रुति को देख काव्यांश समझ गया कि उसे उल्लू बनाया गया है। ये समझकर काव्यांश तेज कदम लेकर बाथरूम के अंदर जाने लगा। काव्यांश को आता देख ध्रुति ने दरवाजा लॉक करने लगी, लेकिन वो ऐसा कर पाती कि काव्यांश ने डोर को धक्का दे दिया, जिससे बाथरूम का दरवाजा खुल गया। काव्यांश को अंदर आता देख ध्रुति घबरा गई और बाथरूम से बाहर जाने लगी, लेकिन वो जा पाती उससे पहले ही काव्यांश ने उसे पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। काव्यांश के ऐसा करते ही ध्रुति उसे देखने लगी। काव्यांश भी उसे ही देख रहा था। काव्यांश ने आगे बढ़कर ध्रुति को एक हाथ से उठा लिया और स्लैब पर बैठा दिया। फिर उसे पैरों के बीच में खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने लगा, जो रोने के कारण सूज गया था। काव्यांश ने अपना मुंह उसके गर्दन में घुसा दिया और उसके गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ने लगा, जिससे ध्रुति की धड़कनें तेज हो गई। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद काव्यांश ने ध्रुति को स्लैब से उतार दिया और उसके कपड़े निकालने लगा, जिसे महसूस कर ध्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली। काव्यांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बाथटब में बैठा दिया। फिर खुद के कपड़े निकालकर वो भी बाथटब में बैठ गया और ध्रुति को अपने ऊपर पीठ के बल लेटा दिया। थोड़ी देर बाद बाथटब का पानी लाल हो गया। ध्यांश का कमरा। ध्यांश अभी भी अधीरा को देख रहा था, जिसका चेहरा टमाटर जैसा हो गया था। ध्यांश जब कोई हरकत नहीं की तो अधीरा ने अपनी आंखें खोलकर देखा और उसे देखने लगी। ध्यांश ने उसके कमर को पकड़ा और अपने आप से सटाकर उसके होठों पर चूमने लगा। अधीरा ने अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर लपेट लिए और उसका साथ देने लगी। अधीरा अभी भी हल्के हल्के कांप रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी तो ध्यांश ने उसे छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी सांसें लेने लगा। अधीरा भी गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। ये देख ध्यांश ने अपना एक हाथ उसके ब्रेस्ट पर रखा और उसे प्रेस करने लगा, जिससे अधीरा की सिसकारियां निकल रही थी। उसे इसे देख ध्यांश का गला सूख रहा था। उसने अधीरा के साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे गिरा दिया और उसे देखने लगा। अधीरा उसे अपने आप को ऐसे देखता पाकर शर्मा गई और उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली, जिसे देख ध्यांश ने उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसके गर्दन से लेकर क्लीवेज तक चूमने लगा। ध्यांश की इस हरकत पर अधीरा ने अपने हाथों से अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लिया और गहरी सांसें लेने लगी। ध्यांश ने अपने हाथ को उसके पेट पर घुमाकर नाभि में अपनी उंगली डाल दी, जिससे अधीरा एकदम से उचक गई। ध्यांश अपने घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठ गया और अधीरा के पेट को चूमने लगा, जिससे अधीरा के हाथ ध्यांश के बालों में चले गए। ध्यांश अधीरा के पेट को वाइडली चूम रहा था और उसके पेट पर काट रहा था, जिससे अधीरा आहें भर रही थी। ध्यांश ने अधीरा के प्लेट्स को अपने दांतों से निकाल दिए और खड़े होकर उसे बचे हुए कपड़े निकालकर अपने भी कपड़े निकाल दिए, जिससे अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यांश ने शॉवर बंद किया और अधीरा को रूम में लेकर चला गया। उसने अधीरा को बेड पर लेटा दिया और अधीरा के ऊपर आकर खुद को और अधीरा को ब्लैंकेट से कवर करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और अधीरा के अंदर एंटर हो गया, जिससे अधीरा की चीख उसके मुंह में ही रह गई। थोड़ी देर बाद अधीरा और ध्यांश की गहरी सांसों की आवाजें उस रूम में गूंजने लगी।
कावेंश का कमरा। ध्रुति कावेंश के ऊपर लेटी हुई थी। उसने जब पानी को लाल हुआ देखा तो वो एकदम से घबरा गई। तभी उसे याद आया कि कावेंश को गोली छूकर गई थी। ये बात याद आते ही ध्रुति झट से कावेंश के ऊपर से उठ गई। उसे उठता देख कावेंश उसे देखते हुए बोला, क्या कर रही है हुकुमरानी सा? आप हमें ऐसे उकसा क्यों रही है? कामेश की बात सुन ध्रुति के गाल लाल हो गए। उसे याद आया कि उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और जल्दी से जाकर अपने आप पर टॉवेल लपेट लिया। फिर कामेश के पास जाकर बोली, आपके हाथ से खून निकल रहा है और आप आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, उठिए चलिए कमरे में। कामेश उसे देखकर बोला, आपके इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं हुकुमरानी साहब। कामेश की बात सुन ध्रुति ने उसे घूर कर देखा और कहा, आप आ रहे हैं या नहीं? ध्रुति की बात सुन कामेश ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ध्रुति ने कामेश की तरफ टॉवेल को बढ़ाते हुए बोली, जल्दी आइए हुकुम साहब, देखिए कितना खून आ रहा है। ध्रुति की बात सुन कावेश बाथटब से बाहर आ गया और उसके हाथ से टॉवेल लेकर अपनी कमर पर लपेट लिया और बाथरूम से बाहर निकल गया। ध्रुति भी उसके पीछे चली गई। ध्रुति ने उसे सोफे पर बैठाया और उसके हाथ की ड्रेसिंग कर दी और जैसे ही उठने वाली थी, कावेश ने उसके टॉवेल को पकड़कर खींच लिया, जिसे ध्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली। कावेश ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा दिया और उसके गर्दन में मुंह छुपाकर हुस्की वॉइस में बोला, हुकुम रानी सा, आई नीड यू। उसकी बात सुन ध्रुति कावेश को घूरते हुए बोली, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी कितना गंदा सोचते हैं। ध्रुति के बात पर कावेश ने उसके गर्दन पर बाइट कर लिया और उसी जगह पर चूमते हुए बोला, ये प्यार है हुकुमरानी सा, ये कभी कम नहीं होता और ये गंदी बात नहीं है, ये तो प्यार करने का तरीका है। वैसे हमें एक बार फिर से एक बोल डांस करके दिखाइए ना, बड़ा मन कर रहा है आपकी लचकती हुई कमर देखने का। कामेश की बात पर ध्रुति के कान लाल हो गए और वो चिढ़ते हुए बोली, कुछ तो शर्म करें आप हुकुम सा, अब हम कोई जवान लड़की नहीं रही, हमारी दादी बनने की उम्र हो गई है और तब की बात अलग थी, इसलिए आप इन सब बातों को छोड़िए और चलिए चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। कामेश ने ध्रुति को वैसे ही पकड़कर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर बोला, चलिए सोते हैं। हुकुम साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने कपड़े तो पहनने दीजिए, अगर कोई आ गया तो अच्छा लगता है क्या? ध्रुति ने कामेश को अपने ऊपर से उठाते हुए कहा। तो कामेश ने ध्रुति को अपने नीचे दबा दिया और अपने और ध्रुति के ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसके पैरों को फोल्ड कर दिया। ये देख ध्रुति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कावेश ने उसके दोनों आंखों पर चूम लिया और उसके गालों पर चूमते हुए उसके गर्दन तक चूमता गया। अचानक ही ध्रुति ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसकी आंखें दर्द से मीच गईं। कावेश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद कावेश ने उसके होठों पर से अपने होठ को थोड़ा सा दूर किया और बोला, आपको देख हम अपना कंट्रोल खो देते हैं हुकुमरानी सा, फिर खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं पाते। उसके बाद सुन ध्रुति ने मुंह बिगाड़ा और बोली, हर बार आप यही कहते हैं हुकुम साहब। ध्रुति की बात सुन कावेश कुछ नहीं बोला और ध्रुति के साथ अपने प्यार भरे पल को एंजॉय करने लगा। राजेश फ्रेश होकर किसी काम के लिए बाहर गया था और वो मार्केट में किसी का इंतजार करते हुए खड़ा था। उसका एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल था जिस पर वो कुछ ईमेल पढ़ रहा था। वहीं दूसरी साइड इसी मार्केट में अक्षिता अपने हाथ में थैला लेकर जा रही थी, जिसके पैरों के पास छोटा सा पत्थर था, जिसे वो आगे की तरफ उछालते हुए जा रही थी। मार्केट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए अक्षिता का पूरा ध्यान उस पत्थर पर था। वो अपने ही धुन में उस पत्थर को आगे की ओर उछालते हुए जा रही थी। अचानक उसने उस पत्थर पर जोर से लात मार दी, जिससे वो पत्थर सीधा जाकर राधेश के पैर पर लग गया। पत्थर लगते ही राधेश ने सामने देखा, जहां अक्षिता अपनी आंखें बड़ी करके उसे ही देख रही थी। उसे देख राधेश जोर से बोला, सुअरी कही कि तुमने मुझे पत्थर मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राधेश की बात सुन अक्षिता वहां से भागने लगी। ये देख राधेश भी उसके पीछे चला गया। थोड़ी दूरी पर आकर अक्षिता रुक गई और हाँफते हुए बोली, हाँ सुअर, तुम कितना तेज भागते हो, मैं थक गई। उसकी बात सुन राधेश ने उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम लड़की, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम कितनी नकचड़ी हो, भाभी कितनी शांत है, कितनी अच्छी है। अधीरा का जिक्र सुनकर अक्षिता चुप हो गई और उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, कैसी है मेरी अधि, वो ठीक तो है ना?
उसकी बात सुनकर राधेश बोला, हम बहुत खुश है भाभी। शायद उनका रिश्ता भी काफी हद तक ठीक है। तुम्हें याद करती है और अब तो लाडो और रावी के साथ कॉलेज भी जाती है। बड़ी माँ ने उन्हें आगे पढ़ने की परमिशन जो दी है। उसकी बात सुन अक्षिता एकदम से खुश हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर मुझे उससे मिलना हो तो क्या मैं आ जाना महल, तुम्हें किसने रोका है? राधेश ने उसकी बात सुनकर कहा तो अक्षिता खुश हो गई। तभी राधेश का फोन रिंग हुआ तो राधेश ने अक्षिता को देखकर बोला, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुन अक्षिता ने उसे देखा और अपने मन में बोली, इतना भी बुरा नहीं है ये खड़ूस। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे ऐसे अकेले स्माइल करता देख राधेश बोला, तुम क्या पागलों की तरह अकेले मुस्कुरा रही हो? राधेश की बात सुनकर अक्षिता चिढ़ गई और बोली, हाँ जंगली सुअर कहीं का। जैसलमेर, आरव का महल। आरव अपने पिता के सामने खड़ा था। उसका बाप उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें उसे मारने के लिए भेजा था, बचाने के लिए नहीं। क्या जरूरत थी उसके साथ खाई में कूद जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उनके बात सुन आरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद आरव के पिता चुप हो गए। ये देख आरव वहां से चला गया। वो सीधा अपने कमरे में आ गया और कमरे का दरवाजा बंद करके उससे पीठ लगाकर बोला, बस कुछ दिन और फिर देखता हूँ कौन मुझे उससे दूर करता है। फिर आप ही क्या, उसका बाप भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मल्लिका सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मल्लिका, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, मेरे करीब, मेरे बाहों में। तुम्हें इस कदर में कैद कर लूंगा कि तुम क्या, कायनात भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। ये कहकर उसने किसी को फोन किया। फिर थोड़ी देर बात करके फोन रख दिया और जोर जोर से सनकियों की तरह हंसने लगा। आरो बहुत कुछ खतरनाक सोच रहा था। उसका दिमाग अब सिर्फ अपने मल्लिका पर अटका हुआ था। पता नहीं अब वो क्या करने के फिराक में था। ध्रुविका भी इन सब बातों से अनजान अपने महल में शांति से सो रही थी। जयपुर महल, सुबह का वक्त। सब लोग अपने कमरे से बाहर आ गए थे और मंदिर में खड़े होकर द्रुति की आरती सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। अब सब शांत था, लेकिन सिर्फ महल में ध्रुविका का मन बहुत बेचैन था। वो भले इस शादी को ना मानती हो, लेकिन सच तो ये था कि उसकी मांग आरव ने भर दी थी। ऐसे में क्या वो उसे अपने पास आने से रोक पाएगी? इसी सोच में गुम ध्रुविका सबके साथ बैठी हुई थी। ध्रुति सबके पास बैठकर काव्य से बोली, हुकुम साहब। ध्रुति की आवाज सुनकर सबने उसे देखा। काव्यांश ने ध्रुति को प्यार से देखा और बोला, बोलिए ना हुकुम रानी साहब। काव्यांश के ऐसे कहते ही सब मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये देख ध्रुति का चेहरा लाल हो गया। ध्रुति को शर्माता देख काव्यांश ने उसे अपने पास खींच लिया। ये देख सब जोर से चिल्लाए, ओ सो स्वीट। उन सबकी बातें सुन ध्रुति ने अपना चेहरा काव्यांश के सीने में छुपा दिया। काव्यांश ने सबको चुप कराया और ध्रुति से बोला, कहो क्या कहना चाहते हैं आप हुकुम रानी साहब? हम महादेव की नगरी बनारस जाना चाहते हैं हुकुम साहब। सब कुछ इतना बिखर गया था, महादेव ने सब समेट लिया। बस एक बार हम वहां जाना चाहते हैं। हमारा बहुत मन कर रहा है जाने का। ध्रुति ने आस भरी निगाहों से काव्यांश को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर काव्यांश सब शांत हो गए। काव्यांश ने ध्रुति के माथे पर किस किया और कहा, आपका मन है तो हम सब जरूर जाएंगे। उसकी बात सुन सब खुश हो गए। मीनाक्षी जी ने सबको देखकर कहा, तुम सब बच्चे जाओ घूम कर आओ, हम माँ बाबा सा के पास रुक जाएंगे। काव्यांश ने अपनी गर्दन हिला दी। ध्रुति बहुत ज्यादा खुश थी। आज सब अपना अपना काम पूरा कर लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। उसकी बात सुनकर सबने हाँ कहा और अपने अपने काम पर चले गए। काव्यांश भी सबके साथ ऑफिस चला गया। ध्रुति, कायरा और कावेरी अपनी पैकिंग करने चले गए। ध्रुविका, रावी और अधीरा कॉलेज चली गई थी। आज तीनों कार से गई थी। राधेश, आरुष, राका, कृष, ध्यांशु और काव्यांश ऑफिस गए थे। डीके कॉलेज। ध्रुविका और रावी, अधीरा अपने क्लासरूम में जा रहे थे कि ध्रुविका को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। ये एहसास होते ही ध्रुविका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे पता था कि आरव यही कहीं है और उसे ही देख रहा है। ये समझकर ध्रुविका तेज कदम लेकर आगे जाने लगी। उसे ऐसे देखकर
अधीरा और रावी एक दूसरे को देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। ध्रुविका उन दोनों के आगे निकल गई। ये देख वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगे। वही ध्रुविका जब आगे निकल गई तभी उसके कान में किसी की कशिश भरी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ध्रुविका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आरव ध्रुविका को ऐसा करता देख उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। आरव ध्रुविका को दीवानगी से देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब ध्रुविका को एहसास हुआ कि वहां पर कोई नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने आंखें खोली तो देखा आरव उसके सामने है। ये देख ध्रुविका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ये देख आरव ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसे पिलर के पीछे ले गया और उसे पिलर से चिपका दिया। आरव के हरकत पर ध्रुविका एकदम से उचक गई। आरव ने उसे जुनून से देखते हुए कहा, मल्लिका, तेरी ये अदा, उफ, बहुत कातिल है आप। आरव की बात सुन ध्रुविका की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। आरव ने उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी क्यों बेबी? आरव की बात सुन ध्रुविका को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से आरव से बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप यहाँ से जाए और मुझे भी जाने दीजिए। ये कहते हुए ध्रुविका आरव का हाथ हटाने लगी। ये देख आरव को गुस्सा आ गया और वो ध्रुविका के पास आते हुए बोला, मल्लिका, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ जिसे आप सहन ना कर पाओ। मैं आपकी हर एक बात सुन सकता हूँ। आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन आपकी ये बेरुखी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपसे हमें बेइंतहा इश्क है, हद से ज़्यादा है। आप मेरी पत्नी हैं, आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये बात पूरी दुनिया ही क्या, आप और आपके महादेव भी झुठला नहीं सकते। आप पहले भी मेरी और अब तो आपसे हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। आप जितना हमसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही मुझे खुद के करीब पाओगे। आरव की बात सुनकर ध्रुविका सहम गई थी। उसने आरव के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, दूर रहिए आप हमसे, कोई नहीं है हम आपके और नहीं आप हमारे कुछ लगते हैं। मैं आपका अपना कुछ नहीं मानती, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए और आप हर बार मुझे अपना कहना बंद कर दें। मैं कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो हर बार आप आकर मुझ पर हक जताए। और एक बात आप कान खोलकर सुन ले, मैं आपसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझसे दूर रहे। ये कहकर ध्रुविका ने आरव को जोर से धक्का दे दिया और उसे अपने आप से दूर कर दिया। ये देखकर आरव गुस्से से पागल हो गया। उसने ध्रुविका का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे कॉलेज के पीछे के गेट से होते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चला गया। आरव को अपने आप को कहीं ले जाता देख ध्रुविका घबरा गई और आरव से छूटने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन आरव ने ध्रुविका को कसकर पकड़ लिया था, जिससे ध्रुविका खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसे आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आरव के हाथ पर जोर से काट लिया, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आरव ने जाकर ध्रुविका को फ्रंट सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर ध्रुविका डर गई। उसने आरव के हाथ पर मारते हुए कहा, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। आरव ने उसकी एक बात नहीं मानी और गाड़ी एकदम स्पीड में चलाने लगा। इधर अधीरा और रावी जब क्लासरूम में आए तो उन दोनों को ना देखा ध्रुविका क्लास में नहीं है। ये देख दोनों भी घबरा गई और ध्रुविका को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उन दोनों को ध्रुविका आते हुए दिखी। उसे देख रावी और अधीरा ने चैन की सांस ली और उसके पास जाकर बोली, आप कहाँ थी लाडो? हम कितना डर गए थे कि पता नहीं अब क्या हो गया। इतनी देर से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ थी आप? उसकी बात सुन ध्रुविका को याद आया कैसे वो यहाँ पर आई। आरव ध्रुविका को लेकर जा रहा था, तभी ध्रुविका ने आरव से कुछ कहा, जिससे आरव को गुस्से से मुठ्ठियां बन गई और उसने ध्रुविका को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा और उसे कॉलेज छोड़ दिया। आरव और ध्रुविका गाड़ी में थे। आरव बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। ध्रुविका उस पर चिल्ला रही थी कि उसे नहीं जाना, पर आरव उसके एक भी नहीं सुन रहा था, जिससे ध्रुविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ध्रुविका ने आरव को गुस्से से देखकर चिल्लाकर कहा, अगर अब आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं अपनी जान दे दूंगी और आपको पता तक नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ। ध्रुविका की बात सुनकर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? वो खुद को क्या समझती है? उसने ध्रुविका को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर उसे लेकर कॉलेज के पास आ गया। फिर ध्रुविका को अपने पास खींचकर अपने गोद में बैठा दिया।
फिर उसके जबड़ों को कसकर पकड़कर बोला, आज बोल दिया ऐसा कुछ, आगे से ऐसा कुछ भी कहा तो याद रखना जैसलमेर की रानी ये राजा तुम्हें उठाकर सीधा जैसलमेर लेकर चला जाएगा। और मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ जो अंदर से इस कदर बिखरा हुआ हूँ कि इसे समझने की ताकत किसी में नहीं। लेकिन आप ऐसे लड़के हैं जिसके पास इस दिल का सुकून है। अगर आपको कुछ भी हुआ या फिर आपने खुद को चोट पहुंचाने की गलती की तो ये दुनिया कयामत देखेगी, वो भी सबको ले डूब जाने वाली, जिसमें सिर्फ क्रोध होगा, सिर्फ क्रोध। ये कहकर आरव ने अपने जेब से एक डब्बी निकाली और अपने उसे ओपन किया। ध्रुविका ने उसे देखा, उसमें सिंदूर था। आरव ने उसमें से सिंदूर को अपनी उंगलियों में पकड़ा और ध्रुविका के मांग को भरने लगा। जिसे देख ध्रुविका ने आरव का हाथ पकड़ लिया और बोली, एक बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं, अब हमें किसी की जान की परवाह नहीं है, इसलिए इसे हमसे दूर रखें। ध्रुविका की बात सुन आरव ने उस सिंदूर को ध्रुविका के मांग में भर दिया और उसके आंखों में जुनून से देखते हुए बोला, इस पर अब सिर्फ मेरा नाम और मेरा हक होगा। और आज आप ये बात भूल गई कि आप अब आरव प्रताप सिंह की पत्नी हैं। आप एक शादीशुदा औरत है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ गाड़ी में आपकी मांग भरी है, कल सबके सामने भरने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कहकर आरव ने ध्रुविका के गर्दन को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर किया। फिर उसे दीवानगी से देखते हुए बोला, खुद को बहुत रोका तेरे करीब आने से, लेकिन अब आप पर मेरा हक है और मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये कहकर आरव ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरव की हरकत पर ध्रुविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आरव से दूर होने के लिए उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसे अपने आप से दूर करने लगी, पर आरव ने ध्रुविका को कसकर पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद आरव ने ध्रुविका को छोड़ दिया। ध्रुविका ने आरव के गाल पर कसकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे आरव का चेहरा एक साइड हो गया। ध्रुविका ने उसे धक्का दिया और गाड़ी को अनलॉक कर दिया। फिर आरव को बिना देखे गाड़ी से निकलकर वहां से चली गई। उसने अपने बालों को ठीक किया और सिंदूर को ढककर आगे बढ़ गई। आरव गाड़ी में अपने गालों पर हाथ रखकर जाती हुई ध्रुविका को देख रहा था। ये सब याद करके ध्रुविका का चेहरा अजीब सा हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसे गुस्से का कारण तो पता था, पर अब उसे बुरा क्यों लग रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। रावी ने ध्रुविका को जोर से हिलाया और बोली, अरे आप कहाँ खो गई, कुछ तो बोलिए। ध्रुविका उसकी बात सुनकर अपने होश में आई और उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, बस हम वॉशरूम गए थे, चलो अब क्लास में चलते हैं। ये कहकर ध्रुविका क्लासरूम की तरफ जाने लगी। आरव अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अब वो क्या करेगा ये उसके सिवा किसी को नहीं पता था, लेकिन होना तो बहुत कुछ था। जयपुर महल। मीनाक्षी, ध्रुति, कायरा और कावेरी हॉल में बैठे हुए, तभी वहां पर एक गार्ड आया और ध्रुति से बोला, हुकुम रानी साहब, कोई आया है, छोटी मालकिन को पूछ रहे हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुति ने मीनाक्षी जी को देखा और फिर उस गार्ड को भेजने के लिए कहा। ध्रुति की बात सुनकर और गार्ड वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अक्षिता सुशीला देवी के साथ महल के अंदर आ गई। सुशीला देवी मुंह खोले आंखें फाड़े महल को घूर रही थी। ध्रुति ने उसे देखकर कहा, जी आप कौन? ध्रुति की बात सुनकर सुशीला देवी, जो महल देखने में बिजी थी, वो झट से बोली, जी मैं अधीरा की मां। सुशीला देवी की बात सुनकर ध्रुति के माथे पर शिकन आ गई। उसने कायरा को इशारा किया और सुशीला देवी को बैठने को कहा। सुशीला देवी झट से सोफे पर बैठ गई और उछल उछल कर सोफे पर उठ बैठ रही थी। उसकी हरकत पर मीनाक्षी जी को काफी हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद कायरा खाने की चीजें लेकर आ गई और सुशीला देवी के सामने रख दी, जिसे देखकर मामी खुश हो गई और सब हौसी की तरह खाने लगे। तभी अधीरा, रावी और ध्रुविका के साथ महल के अंदर आ गई। अधीरा को आता देख मामी खुश होकर बोली, अरे मेरी बच्ची तू आ गई, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मामी की बात सुनकर अक्षिता बोली, झूठी कही के, ये सब खाना था इसलिए आई है, और देखो तो कैसे अधी पर प्यार लुटा रही है। उसकी बात सुनकर सबने उसे देखा। ये देख अक्षिता झेप गई। मामी बहुत लाड़ प्यार कर रही थी कि तभी उसे किसी की रौबदार आवाज सुनाई दी, जिससे मामी की हालत खराब हो गई। ध्यान महल के अंदर आते हुए अपने रौबदार आवाज में बोला, इतना ही प्यार उसे पहले से देती तो आपको यहाँ ऐसे बिन बुलाए मेहमान जैसे आना नहीं पड़ता, मामी सासू जी। ध्यांश की आवाज सुनकर मामी की हालत खराब हो गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले। वो तो अक्षिता के पीछे पीछे आ गई थी। ध्यान चलकर अधीरा के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे देखकर बोला, रस भरी। ध्यान के ऐसे कहने पर अधीरा की आंखें बंद हो गई। मामी उन दोनों को देखकर जल भून रही थी। ध्यान ने मामी को देखकर कहा, सॉरी मामी सासू जी, वो क्या है ना, हम कल घूमने जा रहे हैं तो सोचा अपनी पत्नी को शॉपिंग करा दूं, तो अब हमें चलना होगा। ये कहकर उसने ध्रुति को देखा जो वहां खड़ी थी। ध्रुति ने उसे देखकर अपना सर हिला दिया तो ध्यान ने अक्षिता को देखकर कहा, चलो हमारे साथ। उसके ऐसे कहते ही अक्षिता ने ध्रुवी को देखा जिसने उसे जाने का इशारा किया। अधीरा, ध्रुविका, रावी, अक्षिता, राधेश, आरुष और ध्यांश सब बच्चे शॉपिंग के लिए चले गए। मामी बस सबका मुंह देखती रह गई। सब मॉल चले गए थे शॉपिंग के लिए। आरव ध्रुविका पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। उसने अब सोच लिया था कुछ भी हो जाए अब वो ध्रुविका को नहीं छोड़ेगा। सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। आरव ने हुड्डी पहनी हुई थी और अपने चेहरे पर रुमाल बांध दिया था और वो ध्रुविका के पीछे पीछे घूम रहा था। ध्रुविका का दिल बेचैन हो गया था जिसका कारण उसे अच्छे से पता था। ध्यान ने अधीरा को बहुत ज्यादा शॉपिंग कराई थी। उसे नया फोन लेकर दिया था, अलग अलग कलर के बैग लेकर दिए थे जिसे लेने से अधीरा उसे बार बार मना कर रही थी। रावी और ध्रुविका आरुष के साथ शॉपिंग कर रहे थे। ध्रुविका कुछ भी लेने का मन नहीं था पर वो जबरदस्ती सब देख रही थी। आरुष और रावी ने ध्रुविका के लिए एक प्यारी सी ड्रेस पसंद की थी और उसे ट्राई करने के लिए उन दोनों ने ध्रुविका को ट्रायल रूम में भेज दिया था। उन दोनों की जिद के कारण ध्रुविका ट्रायल रूम में चली गई और उस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर अपने दुपट्टे को हटाकर साइड में रख दिया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसके पीछे एक आदमी दीवार का सहारा लिए खड़ा उसे जुनून से देख रहा था। उसकी आंखों में दीवानगी थी जो अब किस हद तक जाने वाली थी वो शायद भी उसे पता नहीं था। ध्रुविका ने अपने बालों को आगे किया और अपने ड्रेस की जिप खोलने लगी लेकिन वो कपड़े में फंसे होने के कारण निकल नहीं रही थी। उसे इसे देख आरव आगे आ गया और उसके जिप को खोल दिया। ध्रुविका जो ड्रेस में फंसी होने के कारण चिढ़ गई थी वो ऐसे अचानक किसी के टच करने से घबरा गई और उसने अपनी नजरें उठाकर आईने में देखा जहां आरव उसे ही आईने से देख रहा था। आरव को अपने इतने पास देखकर ध्रुविका की हालत खराब हो गई थी। उसे याद था सुबह उसने क्या किया था। क्या वो उससे बदला लेने के लिए आया था? ये सोचकर ही ध्रुविका के पसीने छूट गए। आरव ने ध्रुविका के चेहरे को आईने में शिद्दत से देखा और उससे कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसके ड्रेस को थोड़ा सा कंधे से नीचे सरका दिया। आरव के हरकत पर ध्रुविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आरव को बुरी तरह से घूर कर देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमें। आरव की पकड़ उसके कंधे पर बहुत मजबूत थी जिससे ध्रुविका खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आरव ने उसके खुले कंधे पर अपना सर टिका दिया और उसे आईने में देखकर बोला, अभी तक की नहीं है और कर भी ली तो खुद के पत्नी के साथ करूंगा ना कि और किसी के साथ। आरव के करीबी से ध्रुविका की हालत खराब हो गई थी। वो उसे रोक भी नहीं पा रही थी। आरव ने ध्रुविका के ड्रेस को धीरे धीरे नीचे सरका दिया था। वो ध्रुविका के करीबी से बहक रहा था। उसने ध्रुविका के ड्रेस को क्लीवेज तक नीचे उतार दिया था। ध्रुविका ने जब ये देखा उसने आरव के हाथों पर अपने नाखून गड़ा दिए लेकिन आरव ने चू तक नहीं की। उसने ध्रुविका को सामने रख के टेबल से सटा दिया और ध्रुविका का चेहरा अपनी तरफ कर लिया। ध्रुविका उससे छूटना चाहती थी लेकिन आरव उसे छोड़ नहीं रहा था। आरव ने उसके ड्रेस को उसके आंखों में देखते हुए धीरे से उतार दिया। ये देख ध्रुविका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। ध्रुविका ने आरव के हरकत पर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया जिससे आरव का चेहरा एक तरफ झुक गया लेकिन आरव ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने ध्रुविका के ड्रेस को जमीन पर गिरा दिया और अपने हाथ उसके सलवार की तरफ बढ़ा दिए। ध्रुविका ने उसके हाथ को पकड़ा और दूर झटक दिया। आरव अभी भी उसे शिद्दत से देख रहा था। आरव ने आगे बढ़कर उसके क्लीवेज को देखते हुए कहा, पाना तो तुम्हें है लेकिन शुरुआत तुमसे होगी। ये कहते वक्त उसके आंखों में जुनून छा गया था। थोड़ी देर बाद उन दोनों को बाहर किसी ने बुलाने की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर ध्रुविका की हालत खराब हो गई। सब जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। ध्रुविका ने
आरव को जोर से धक्का दिया और अपने आप से दूर कर दिया। तभी ट्रायल रूम के दरवाजे खुल गए और ध्रुविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आरव वहां पर पर्दे के पीछे छुप गया। ध्रुविका ने दरवाजा खुलने की आवाज से खुद को ड्रेस से ढक दिया। रावी अंदर आते हुए बोली, आप क्या कर रही है? कितनी देर लगा दी आपने? इतना कौन टाइम लगाता है राजकुमारी? रावी की आवाज सुनकर ध्रुविका अपने होश में आई और बोली, जिप अटक गई थी बस इसलिए। आप जाओ, हम आ रहे हैं। ध्रुविका की बात सुनकर रावी वहां से बाहर चली गई। ये देख ध्रुविका ने चैन की सांस ली और जल्दी से कपड़े पहन लिए। आरव उसे वहीं पर खड़े होकर देख रहा था। ध्रुविका ने अपने ड्रेस कपड़े चेंज नहीं किए और अपना ड्रेस पहनकर बाहर निकल गई। जैसे उसे जाता देख आरव बोला, सुबह की 1 और अब के 1। आरव की बात सुनकर ध्रुविका घबरा गई और जल्दी से ट्रायल रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आरव अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, बदला तो लूंगा तुमसे मल्लिका, लेकिन प्यार से। ये कहकर वो भी वहां से छुपते हुए चला गया। बाहर ध्यांश और अधीरा घूम रहे थे। अधीरा पहली बार इतने बड़े मॉल में आई थी। ध्यांश ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। अधीरा भी उसका हाथ थामे घूम रही थी। अचानक अधीरा की नजर सामने गई जहां पर हैंडमेड बनाई हुई थी। अधीरा उन चीजों को टकटकी लगाए देख रही थी। ध्यांश ने उसके नजरों को फॉलो किया तो देखा अधीरा वहां पर रखे छोटी छोटी चीजों को देख रही थी जिसमें सब क्राफ्ट्स का सामान था। ध्यांश ने उसे देखा और कहा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या इसमें से रसभरी? अधीरा ने उसे देखा और कहा, नहीं, मुझे बस ये सब बनाना पसंद है इसलिए देख रही थी। चलिए हम घर जाना होगा, माँ राह देख रही होंगी। ध्यांश ने उसके कमर को पकड़ा और उसे अपने नजदीक लाकर बोला, अगर कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मांग ले लिया करो, सब आपका ही है। अधीरा ने अपना सर आसपास देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, सब देख रहे हैं। देखने दो, मेरी बीवी से बात कर रहा हूँ, इसमें क्या ही बात हो गई रसभरी? ध्यांश ने उसे जुनून से देखते हुए कहा तो अधीरा शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए। तभी उन दोनों के कान में सबकी आवाज आई, मॉल को तो बख्श दो आप दोनों। सबकी बात सुन अधीरा ने शर्म से अपना चेहरा ध्यांश के सीने में छुपा दिया। ये देख ध्यांश ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, हाय, आपके गुलाबी गाल हमें कर गए बेहाल। उसकी बात सुनकर अधीरा उससे दूर हो गई और बोली, आप भी ना। उसकी बात सुनकर रावी बोली, ओ आप भी ना भाई। रावी की बात सुन सब हंसने लगे तो अधीरा अपना शर्म से लाल हुआ चेहरा लेकर उन सबके आगे चलने लगी। ये देख ध्यांश उसके पीछे पीछे जाने लगा और उन दोनों के पीछे सब चलने लगे। अक्षिता अधीरा को ऐसे देख बहुत ज्यादा खुश थी। इतने सालों बाद जो ऐसे खुश देखा था उसने, जैसे उसे किसी की कोई टेंशन नहीं थी, एकदम बिंदास थी वो। राधेश अक्षिता को देख रहा था जो अधीरा को देख रही थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो खुश है बहुत ज्यादा, तुम टेंशन मत लो, भाई है उसके साथ। उसकी बात सुन अक्षिता ने हाँ में सर हिला दिया। ध्यांश ने अपने कदम तेज किए और अधीरा को झट से गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही अधीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो ध्यान से बोली, आप क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं और आप है कि सुनते ही नहीं? ऐसे सब अच्छा लगता है क्या? रसभरी, दुनिया कुछ भी सोचे समझे, हमें उससे क्या? पत्नी मेरी, मॉल मेरा, हाथ मेरे, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपने रसभरी को उठा लूंगा और ऐसे चूम भी लूंगा। ये कहकर उसने अधीरा के होठों को अपने होठों से छू लिया। अधीरा ने अपनी आंखें बंद की और बोली, आपसे कुछ बोलना ही बेकार है। ध्यांश ने उसे शिद्दत से देखते हुए कहा, तो कहती क्यों है रसभरी? अधीरा ने अपना सर हिलाया और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद सब महल चले गए। सब थक गए थे इसलिए अपने अपने कमरे में चले गए। ध्यांश कमरे के अंदर आकर सीधा बाथरूम में चला गया। कावेश ध्रुति का कमरा। ध्रुति बेड पर बैठी थी और सब सामान चेक कर रही थी। कावेश अपना काम कर रहा था। ध्रुति ने सब ठीक से चेक किया और बोली, सब तो रख दिया, अब उन सबको पूछ लेती हूँ। कावेश उसके बात सुनकर बोला, बाद में पूछ लेना, अभी सब आराम कर रहे हैं। आपको सब पता होता है ना, सब आराम कर रहे हैं, बस आपको ही पूरा दिन काम होता है। ध्रुति ने कावेश को देखते हुए कहा तो कावेश ने ध्रुति को प्यार से देखते हुए कहा, आपका ये अच्छा है हुक्मरानी सा, अगर हम काम छोड़कर आपके पास रहे तो आप कहते छोड़िए हुक्म सा, आप ये क्या कर रहे हैं? अब आपकी उम्र हो गई है, कोई आ जाएगा, अब आपकी उम्र दादाजी बनने की हो गई है।
कावेश की ध्रुति की तरह बात करते हुए बोला, जिससे वो बहुत प्यारा नजर आ रहा था। ध्रुति उसे देख मुंह फुलाते हुए बोली, हुकुम सा आप भी ना, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। जाइए, आप अब हमसे बात मत नहीं करिए थे। उसकी बात सुन कावेश अपनी जगह से उठ गया और ध्रुति के पास जाकर उसके पास बैठ गया और उसके फूले हुए गालों को देखकर बोला, ये जो मोहब्बत है ये तुमसे ही रहेगी। जो इश्क की इबादत है वो तुम्ही से रहेगी। तुम चाहे कितना भी रूठ जाओ मुझसे, मैं तुम्हें मना ही लूंगा। शिकायतें आपकी सारी दूर कर देंगे मेरी प्यारी हुक्मरानी सा। बसाए चाहते हैं वो कभी कम ना होगी, जिससे के लिए ये हुक्म सा सन के बन गया। उसकी चाहत हमेशा बढ़ती रहेगी। ये कहकर कावेश ने ध्रुति के गालों को चूम लिया। ध्रुति ने उसे हल्का सा धक्का दिया और कहा, हम आपसे नाराज है, वो भी बहुत ज्यादा। ध्रुति की बात सुनकर कावेश ने उसे उठाकर अपने गोद में बैठा दिया और उसके गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, तुम मेरी हुक्मरानी से रूठ गई है। ध्रुति ने उसे कुछ नहीं कहा तो कावेश ने उसके गर्दन पर जोर से काट लिया और बोला, अच्छा ठीक है, अब आप यही चाहते हैं तो। ये कहकर कावेश ने ध्रुति के पेट पर अपना हाथ रख दिया और उसकी छूते हुए बोला, तो आप चाहते हैं ना। ध्रुति ने कावेश को बुरी तरह से घूर कर देखा और उसे दूर धक्का दे दिया। जैसलमेर। आरव अपने कमरे में बैठा था और ध्रुविका के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसने फोन उठा लिया और अपने कान पर लगा दिया। सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। कावेश ने ध्रुति को पकड़ लिया और उसके गर्दन को चूमते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हमें आपसे बात करनी है। कावेश के ऐसी सीरियस आवाज सुनकर ध्रुति उससे बोली, क्या बात है हुकुम सा, सब ठीक है ना। ध्रुति की बात सुनकर कावेश रुक गया और ध्रुति को देखकर बोला, हम चाहते हैं कि लाडो की सगाई कर दे। कावेश की बात सुनकर ध्रुति को झटका लगा और वो कावेश से बोली, पर इतनी जल्दी क्या है हुकुम सा, वो अभी पढ़ाई कर रही है, फिर क्यों। अच्छा लड़का है, लंदन में उसकी खुद की कंपनी है और वो हमारी लाडो को आगे की पढ़ाई करने दे देगा। कावेश ने ध्रुति को गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो ध्रुति उससे बोली, आपने लाडो से पूछा है। अभी तक तो नहीं, लेकिन जब हम बनारस से लौट आएंगे तब उनसे बात करते हैं। कावेश ने ध्रुति के बाल को कान के पीछे करते हुए कहा तो ध्रुति उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर लाडो ने मना कर दिया तो। हम उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे, कावेश ने कहा तो ध्रुति कुछ नहीं बोली। कावेश ने उसे शांत देखकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे शिद्दत से चूमने लगा। ध्यांश का कमरा। ध्यांश जब बाथरूम से वापस आया तो उसने देखा अधीरा बेड पर बैग रखकर उसमें सामान रख रही थी। ध्यांश उसके पास गया और उसके पीछे से पकड़ते बोला, बाद में कर लेना, अभी जाकर फ्रेश हो जाओ। अधीरा सामान रखते हुए बोली, बस थोड़ा सा बाकी है, फिर सब काम हो जाएगा। ध्यांश ने उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, हम आज शाम को निकल रहे हैं, आपको ये कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, सब है हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए हमें। अधीरा ने बैग की चेन लगाते हुए कहा तो ध्यांश ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उस बेड को बेड के साइड में नीचे रख दिया। फिर अधीरा के ऊपर आकर उसके दुपट्टे को साइड में फेंक दिया। ध्यांश ने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी अधीरा के सामने थी, जिसे देख अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी, जिसकी आवाज ध्यांश के कानों में जा रही थी। वो अधीरा के बंद हुए आंखों को जुनून से देख रहा था। अधीरा अपनी बढ़ती सांसों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी ब्रेस्ट अप डाउन हो रही थी। दुपट्टा ना होने के कारण उसकी क्लीवेज दिख रही थी, जिसे ध्यान शिद्दत से देख रहा था। उसने अधीरा के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से उसके कान में अपनी कामुक आवाज में बोला, रसबरी। ध्यांश की ऐसी आवाज सुनकर अधीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें जोर से मीच ली और बेडशीट को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। ध्यांश ने उसके दोनों हाथों पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर पूरा लेट गया। ये देख अधीरा ने अपनी गर्दन एक साइड झुका दी। ध्यांश ने उसके हाथ से बेडशीट को हटा दिया
और खुद उसके हाथों की मुट्ठी में पकड़ लिया। अधीरा ध्यान के ऐसा करते गहरी सांसें लेने लगी। ध्यान ने अपने होठ उसके गर्दन पर रखे और उसके गर्दन पर अपनी जुबान को फेरने लगा। ध्यान के हरकत पर अधीरा एकदम से सिहर गई। उसकी पकड़ ध्यान के हाथों पर कस गई। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में करते हुए धीमी आवाज में ध्यान से कहा, युवराज। अधीरा की ऐसी आवाज सुन ध्यान एकदम से पागल हो गया। उसने अधीरा के गर्दन पर जोर से बाइट किया, जिससे अधीरा की हल्की सी चीख निकल गई। ध्यान ने उसके हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर रख दिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। थोड़ी देर बाद जब अधीरा की सांसें भारी हो गई तो ध्यान ने उसे छोड़ दिया और बेड पर लेट गया। उसने अपना एक हाथ अधीरा के सर के नीचे रख दिया और एक हाथ उसके कमर पर नीचे रखकर उसे अपने पास खींच लिया। अधीरा ने अपना सर उसके चेस्ट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। शाम का वक्त, सब रेडी होकर हॉल में बैठे हुए थे। नौकर ने सबका सामान गाड़ियों में रख दिया था। अमर सिंह महल आ गए थे। जब से वो आए थे थोड़ा परेशान थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सबने मीनाक्षी जी को और अमर सिंह को बाय बोलकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद सब कामेश के प्राइवेट जेट के बाहर खड़े थे। अधीरा सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी और ध्यान उसे प्यार से देख रहा था। कामेश ने धृति के कमर को पकड़ रखा था। धृति चुपचाप उसके साथ चल रही थी क्योंकि उसे पता था कामेश को कुछ बोलना ही बेकार है। उसने साथ अक्षिता भी थी। राजेश, आरुष, ध्रुविका, रावी और अक्षिता एक ग्रुप में थे। बाकी सब अपने पार्टनर के साथ जेट में चढ़ रहे थे। जब जेट में बैठ गए और उनका जेट बनारस के लिए निकल गया, अंदर सब लग्जरियस था। सब अपने अपने सीट पर बैठ गए। शाम का वक्त था, जिस कारण बाहर अंधेरा था और जेट में भी सबने लाइट डिम ही रखने की डिमांड की थी। अधीरा और अक्षिता काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सब लेडीज ने सलवार सूट पहना हुआ था। कावेश ने ध्रुति को प्यार से देख रहा था, जो सबके साथ बच्ची बनी हुई थी। ध्रुति आज भी कमाल लगती थी। सबने दो टीम बनाई थी, एक लड़कों की और एक लड़कियों की, और वो टीम वॉइस सॉन्ग गा रहे थे। दांश अधीरा की कमर थामे गाने बोल रहा था, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। ध्यांश का गाना सुनकर सब उसे देखने लगे। उसका गाना सुनकर कावेश ने धृति के कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला और आगे की लाइन बोलने लगा, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। सबकी लाइन सुन अचानक ही सबके कानों में ध्रुविका की आवाज आई, जिसे सुन सब उसे देखने लगे। कावेश भी उसे गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे जानना चाहता हो उसके दिल में क्या चल रहा है। तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरे आंखों में मिलूं। आगे की लाइन सबने साथ मिलकर गाने लगे, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरी संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उस तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। सबका गाना खत्म होने के बाद रावी सबको देखकर बोली, अर्ज कीजिए। सब उसे देखने लगे तो रावी बोले, बड़े पापा कुछ तो अर्ज कीजिए आपके हुक्म रानीसा के लिए। उसकी बात सुन ध्रुति बोली, चुप बदमाश, कुछ भी बोलते हैं। एक है वो कम नहीं कि आप भी उन्हें भड़का रही रहे। ये शांत ही अच्छे हैं। उसकी बात सुन कामेश ने उसके गालों को प्यार से चूम लिया और बोला, आपके लिए तो हम अर्ज ही क्या, सब कुछ कर लेंगे। कावेश की बात सुनकर ध्यांश ने अधीरा के कमर को सहलाते हुए कहा, हम तो इन नजरों से घायल हुए, इस तरह की हमें होश ना रहा। उसकी बात सुन कावेश आगे बोला, बेइंतहा मोहब्बत थी हमारी, मुकम्मल होने में साल गुजर गए इस तरह। ध्यांश आगे बोला, ना खुद होश में थे, ना होश में रहना चाहते थे। कावेश धृति के गर्दन को चूमते हुए आगे बोला, प्यार में इतने पागल हो गए कि हमें हमारा ही होश न रहा।
जिंदगी थी हमारी एक पहेली, जिसे सुलझने में वो आई इस तरह। दानिश और काविश एक साथ आगे बोले, प्यार था हमारा इस कदर के लोग इसे प्यार से ज्यादा पागलपन कह गए। लोग कहते गए हमें इश्क का पागल, पर हम सबको कहते रहे हमें इश्क है इस तरह के। हमारी मोहब्बत भी हमें इश्क का सन के कह गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कहानी के एपिसोड पब्लिश होते ही आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।